तो हमें इकोनॉमिक्स स्टार्ट करना है। आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मैं रीड करूंगी पूरा टेक्स्ट बुक और इसमें से जो मेन एक्सप्लेनेशन करने वाले अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको एक्सप्लेन करूंगी। तो आप मुझे बता देना कि आपको इंग्लिश में चाहिए एक्सप्लेनेशन या हिंदी में चाहिए, मैं उस हिसाब से कर दूंगी, ठीक है। नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके एक्सप्लेन हो जाएगा, बेटर रहेगा। ओके ओके, चलेगा। तो जैसे मैं रीड कर लूंगी तो इंग्लिश में आपको वर्ड्स पता चल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिल जाएगा, ठीक है। और बीच में कहीं पे भी डाउट होगा तो मुझे रोक लेना, ठीक है। ओके। हाँ, तो मैं पहले एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम चैप्टर में क्या देखने वाले। तो जैसे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो हम बेसिक्स से पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है। पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखेंगे कि उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या कितना चैप्टर है इसमें ना। एक मिनट, हाँ, इसमें 8 चैप्टर्स हैं। ओके। पर कोई बात नहीं, कुछ चैप्टर्स छोटे भी है तो हमारा हो जाएगा कवर आराम। नो प्रॉब्लम। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं ना। तो पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे ये चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले हम देखेंगे डेफिनेशंस क्या है, फिर उसका स्कोप क्या है, उसके फीचर्स क्या है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। सिमिलरली फिर आगे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसका स्कोप, उसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस को देखेंगे, ठीक है। yes. हाँ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। इंट्रोडक्शन। Microeconomics and macroeconomics are the two main branches of modern economics. The term micro is derived from the Greek word micros, which means small. Greek word? Micros, M-I-K-R-O-S, ठीक है। Okay, micros. Oh yeah. हाँ, the term micro is derived from the Greek word micros, which means small or a millionth part. The term macro is derived from the Greek word macros, M-A-K-R-O-S, which means large. These terms were coined by Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University 1933. अब इसमें से सिर्फ हमें 2 सेंटेंसेस याद रखने हैं कि माइक्रो कहाँ से आया है, तो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है, ठीक है। और माइक्रोल ना नहीं, माइक्रोस, लास्ट में एस। माइक्रोस, ओके फाइन, ठीक है। माइक्रो आया है माइक्रोस से, ग्रीक वर्ड है जो, और मैक्रो आया है मैक्रोस से, ठीक है। मैक्रोस, M-A-K-R-O-S। कंफ्यूजन हो रहा है, मैक्रोस। हाँ, माइक्रो हम लोग ऐसे माइक्रो जैसे बोलते हैं ना, तो वैसे ही मैक्रोस। हाँ, अच्छा, ओके, मैक्रोस, ओके फाइन, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रोस से आया है, मतलब M-I-K-R-O-S, और मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रोस से आया है, M-A-K-R-O-S, ठीक है। तो मेन ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो हम एक हिस्टोरिकल व्यू देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। पहले माइक्रो मतलब जो एक छोटा सा पार्ट है, माइक्रो है उसका पार्ट, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वाज डेवलप्ड फर्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस वाज डेवलप्ड फर्स्ट। इट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच. Origin of this approach can be traced back to the era of classical economists Adam Smith, David Ricardo, J.S. Mill, etc. It was popularized. हाँ बोलो। इसके पहले कुछ डेट आया था ना, डेट 93 करके। हाँ, the terms were coined by Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University in 1933. 1933 में रैगनर फ्रिश जो थे, इन्होंने ये वर्ड्स को कॉइन किया था, ये टर्म्स को कॉइन किया था, बनाया था, ठीक है। हाँ, और डोंट वरी, मैं इसमें से जो मेन चीजें होगी ना, जो आपको ध्यान रखने लायक है, वो आपको हाईलाइट करते बताते जाऊंगी, ठीक है। ओके। तो हिस्टोरिकल रिव्यू जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें भी हम लोग को सिर्फ एक बेसिक नॉलेज के लिए हम लोग को जानना है कि पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस हुआ था, और इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, एडम स्मिथ थे, डेविड रिकार्डो थे, J.S. मिल थे, इन्होंने किया था। इसको पॉपुलराइज किसने किया, तो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। उनकी जो किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने ये नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया था। फिर उसके बाद दूसरे इकोनॉमिस्ट आए, जैसे प्रोफेसर पीगू, J.R. हिग्स, प्रोफेसर सैमुअलसन, मिसेस जॉन रॉबिन्सन, ये सब है जो दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ये सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए है कि हिस्टोरिकल रिव्यू क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर हिस्टोरिकल रिव्यू मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है। तो जैसे हमने पहले देखा, माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले डेवलप हुआ था,
ठीक है। तो उसके बाद इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोल रहे हैं, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो के पहले नहीं था, ये बाद में बना है। ठीक है। ये 16th और 17th सेंचुरी के जो मर्केंटलिस्ट थे, मतलब अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट, ये थे जिन्होंने हु एडवोकेटेड पॉलिसीज टू द गवर्नमेंट विच वर बेस्ड ऑन मैक्रो अप्रोच। इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज ऐसे बताई जो मैक्रो अप्रोच पर थी। मैक्रो क्या है वो हम लोग आगे जाकर देखने वाले हैं। ठीक है। In the 18th century, physiocrats, that was French thinkers. French thinkers ने क्या किया, तो they tried to analyze the concept of national income and wealth. इसके पहले तक सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की जा रही थी, मतलब छोटे छोटे फैक्टर्स को पढ़ा जा रहा था। पर फिर बाद में ये फिजियोक्रेट्स जो थे, फ्रेंच थिंकर्स जो थे, इन्होंने क्या किया, तो नेशनल इनकम क्या है, नेशनल वेल्थ क्या है, इन चीजों को पढ़ने की शुरुआत कर दी। Even the classical economic theories of Professor Adam Smith, Professor Ricardo, and Professor J.S. Mill discussed the determination of national income and wealth. फिर जैसे हमने देखा ऊपर कि एडम स्मिथ और ये सब जो थे, प्रोफेसर रिकार्डो थे, ये लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे थे। पर फिर बाद में जब इनको पता चला ये कॉन्सेप्ट के बारे में, तो इन्होंने भी नेशनल इनकम और वेल्थ के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। बट देयर मैक्रो एनालिसिस वाज कंबाइंड विथ माइक्रो, मतलब ये लोग पहले से माइक्रो भी पढ़ रहे थे, तो इन्होंने माइक्रो के साथ इसको मिक्स करके पढ़ने की कोशिश की। Thus, microanalysis ruled the world of economics till the Great Depression of 1930s. और सिंस ये जो पहले के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने पहले से माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था और फिर बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने लग गए, तो उसको मिक्स करके पढ़ने लगे, इसलिए मैक्रो को ज्यादा पॉपुलराइज नहीं किया गया। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो था, जो छोटे छोटे पार्ट्स को पढ़ता है, उसने क्या किया, रूल किया पूरे इकोनॉमिक्स की दुनिया को रूल किया, ग्रेट डिप्रेशन जो 1930s का था तब तक। ठीक है। फिर ग्रेट डिप्रेशन के बाद क्या हुआ, तो आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, लॉर्ड जॉन मेनियार्ड केन्स published his famous book, The General Theory of Employment, Interest and Money. इन्होंने अपना बुक पब्लिश किया 1936 में। केन्स ने क्या किया, तो केन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक, मतलब छोटा नहीं बड़ा इकोनॉमिक अप्रोच यूज किया इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए। The credit for development of macroeconomic approach goes to Lord Keynes. Beside Keynes, Malthus, Wicksell, Walras, Irving Fisher and other economists who have contributed to the development of macroeconomics. ये सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए है कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद जॉन मेनियार्ड केन्स की बुक पब्लिश हुई, जिसमें उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को बढ़ावा दिया और उसके बाद उसकी पढ़ाई बढ़ने लग गई। ठीक है। तो ये सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए था। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर के फर्स्ट मेन पॉइंट पे, जो है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं ना पूरा मैं एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ के फिर आपको पूछ लूंगी कि इसमें आपको कोई डाउट है या नहीं, तो आप पूछ लेना मुझे। ठीक है। हाँ, तो मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मेरी आवाज क्लियर है आ रही है? हाँ बोलो। जो मेन रहेगा ना, वो अगर हम ऐसा मतलब कट करके उसमें से उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके हम उसको याद कर सकते हैं, ऐसा मतलब उधर बताइएगा। हाँ, मैं वो बताऊंगी कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद करना है, कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। ओके। हाँ, तो मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी है ना ये जो एक क्वेश्चन आता ही है हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, या तो उसके स्कोप के बारे में आएगा, मोस्टली फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आएगा, या इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये बात हमें याद रखनी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मतलब जो छोटे पार्ट को पढ़ता है, वो इकोनॉमिक्स पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को अभी मैं जो मीनिंग सिखाऊंगी वो मीनिंग से ही आंसर को स्टार्ट करना है। कोई भी माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आंसर के टाइम पे हम लोग को इंट्रोडक्शन में माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग लिखना है। तो मीनिंग क्या है? माइक्रो मीन्स small part of a thing. Microeconomics thus deals with a small part of the national economy. It studies the economic actions and behavior of individual units, एक unit, such as individual consumer, individual producer or a firm, the price of a particular commodity or factor, etc. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? तो ये स्मॉल पार्ट, जो कोई भी एक थिंग की स्मॉल पार्ट है उसको पढ़ता है। मतलब ये क्या करता है? नेशनल इकोनॉमी की छोटे से पार्ट को पढ़ता है। ये नेशनल इकोनॉमी के छोटे पार्ट जो है उनके एक्शंस को, उनके बिहेवियर्स को समझने की कोशिश करता है। ठीक है। और ये क्या करता है?
हाँ, तो वे वी वर लुकिंग एट द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो एक स्मॉल थिंग के स्मॉल पार्ट को पढ़ता है। वो क्या करता है? नेशनल इकोनॉमी के कोई भी स्मॉल पार्ट के साथ डील करता है। वो इकोनॉमिक एक्शंस और बिहेवियर इंडिविजुअल यूनिट्स का पढ़ता है। तो ये इंडिविजुअल यूनिट्स क्या है? इंडिविजुअल कंज्यूमर है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है, इंडिविजुअल फर्म है, या कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की एक इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस है। ठीक है, तो ये है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमें वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि कोई भी छोटी चीज को वो पढ़ता है। अभी डेफिनेशंस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के? तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेट अस रिव्यू सम मोर डेफिनेशंस। मॉरिस डॉब क्या बोल रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। प्रोफेसर AP लर्नर क्या बोल रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। मतलब ये भी वही बोल रहे हैं कि इकोनॉमी को हमें माइक्रोस्कोप से देखना है, एज इट वर टू सी हाउ मेनी मिलियंस ऑफ सेल्स in the body of economy, the individuals or households as consumers and individuals or firms as producers play their part in the working of the whole economic organism. तो इनको क्या बोलना है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा तरीका है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं इकोनॉमी की। हम ऊपर से देखेंगे तो हमें नेशनल इकोनॉमी दिखेगी, पर हम लोग अगर वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के माइक्रोस्कोप से उसको पढ़ेंगे तो हमें दिखेगा कि एक एक प्रोड्यूसर जो है वो चीजें कमोडिटी कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, उसको प्राइस कैसे लगा रहा है, एक एक कंज्यूमर चीजों को कैसे कंज्यूम कर रहा है। तो हमें जब ये एक एक इंसान के बिहेवियर के बारे में, एक एक फर्म के बिहेवियर के बारे में, एक एक इंसान के इनकम के बिहेवियर के बारे में पता चलता है, वो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से पता चलता है। तो मीनिंग और डेफिनेशन क्लियर है आपको? एक बार आप अनम्यूट करके बोलेंगे, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। यस यस। हाँ, ओके। तो अब हम जाते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखेंगे। Yes. ठीक है। या तो फर्स्ट है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। The price of an individual commodity is determined by the market forces of demand and supply. Microeconomics is concerned with demand analysis, that is individual. एक मिनट। हाँ। Microeconomics is concerned with demand analysis, that is individual consumer behavior, and supply analysis, that is individual producer behavior. एक चीज हमें ध्यान में आती है अभी कि हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं वो इंडिविजुअल देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग छोटे छोटे पार्ट को पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के। तो थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या बता रहा है हमें? तो हमें पता चलता है कि कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइस हमें लगानी है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स इसीलिए इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, मतलब कंज्यूमर कब ज्यादा बाय करते हैं, कौन सी चीज ज्यादा बाय करते हैं, और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या है, वो देख कर कोई भी प्रोडक्ट को प्राइस किया जाता है, उसकी प्राइस दी जाती है। तो दिस इज द थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। फर्दर ऑन, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अभी प्रोडक्ट तो बन गया है, पर प्रोडक्ट बनने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है? तो फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। व्हाट आर दीज फैक्टर्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये फैक्टर्स की वजह से ही हम कोई भी चीज को प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में? तो इट हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। तो अभी हमें ये फैक्टर्स की भी जरूरत पड़ रही है, पर ये फैक्टर्स तो हमें फ्री में नहीं मिलेंगे। तो ये फैक्टर्स को भी हमें क्या रिटर्न में रिवॉर्ड्स देने पड़ रहे हैं? तो लैंड के लिए हमें रेंट भरना पड़ता है, लेबर को हमें वेजेस देने पड़ते हैं, कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको प्रॉफिट मिलता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से हमें पता चलता है कि ये जो फैक्टर्स है कि ओके इतने लैंड के लिए हमें कितना रेंट देना है, लेबर को कितने वेजेस देने हैं। तो ये बहुत छोटा छोटा काम है, ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही छोटा पार्ट है। तो ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से पढ़ने मिलता है, समझने मिलता है। तो ये था हमारा पहले प्रोडक्ट प्राइसिंग, जिससे हम लोग प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको डिटरमाइन कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट वाज फैक्टर प्राइसिंग, कि जो फैक्टर्स बनाने में लग जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट के, तो उसको रिटर्न में रिवॉर्ड्स हम लोग को कैसे देने हैं। नाउ नेक्स्ट इज थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ये थर्ड पॉइंट है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है,
The theory of welfare basically deals with the efficiency in allocation of resources. मतलब सही से जो रिसोर्सेस अवेलेबल है हमारे पास वो सही जगह पर एलोकेट हो जाने चाहिए. एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इज अटेन्ड. कब होगा एफिशिएंसी, कब हम लोगों को एफिशिएंसी मिलेगी? तो व्हेन इट रिजल्ट्स इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल. इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स 3 एफिशिएंसीज. अभी इकोनॉमिक एफिशिएंसी में 3 एफिशिएंसी है वो बोल रहे हैं. पहला है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, क्योंकि हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में कौन सी 3 चीजें हैं, तो पहले प्रोडक्शन होता है, फिर कंजम्पशन होता है और फिर ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है. एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन क्या है? तो हमें मैक्सिमम गुड्स को प्रोड्यूस करना है. Efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from given amount of resources. कि हमें दिया गया है भाई तुम्हारे पास इतने इतने रिसोर्सेस है, यू ट्राई टू प्रोड्यूस द मोस्ट, कि इससे जितना ज्यादा तुम प्रोड्यूस कर सकते हो प्रोड्यूस करो. तो जब हम लोग अवेलेबल रिसोर्सेस में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे efficiency in production. Next is efficiency in consumption. Efficiency in consumption means distribution of produced goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of society. अब हमारे पास चीजें प्रोड्यूस हो गई है, पर कंजम्पशन में एफिशिएंसी कब होगी? जब हम लोग लोगों तक वो गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचा सके और लोगों में मतलब मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन, लोग उससे सेटिस्फाई हो जाए, तब हमें एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मिलेगी. ये क्या है? थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. वेलफेयर मतलब उसका जो हम लोग कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा हमें फायदा होना चाहिए. तो इकोनॉमिक वेलफेयर में हमने देखा कि एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन होना चाहिए, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन होना चाहिए, फिर ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी. इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल. मतलब लोग, फिर क्या है, हमने ये नेसेसिटीज को चलो समझो हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, लोगों तक पहुंचा भी दिया. फिर ओवरऑल एफिशिएंसी हमें कैसे मिलेगी? तो लोगों को कौन सी चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा डिजायर्ड गुड्स कौन से है, उन चीजों को प्रोड्यूस करना और फिर वो लोगों तक पहुंचाना. दिस इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी. तो हमने देख लिया कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. पहले था थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, नेक्स्ट था थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और फिर उसके बाद था थियोरी ऑफ इकोनॉमिक्स वेलफेयर. माइक्रो इकोनॉमिक्स. हेलो दीदी. हाँ बोलो. रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ चालू है. ओके फाइन. यस. हाँ, तो माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी shows under what conditions these efficiencies are achieved. Thus, focus of microeconomics is mainly confined to price theory and resource allocation. It does not study the aggregates relating to whole economy. ये पूरी इकोनॉमी को एक साथ नहीं पढ़ता है, ये एक एक चीज को पढ़ता है कि कैसे रिसोर्स को एलोकेट करना है, किसी कंज्यूमर के बिहेवियर को कैसे समझना है, किसी चीज की प्राइस कैसे लगानी है, फिर कंज्यूमर कौन सी चीज को ज्यादा लेता है उस हिसाब से हमें उसको ज्यादा प्रोड्यूस करना है. ये छोटी छोटी चीजों को पढ़ता है. This approach does not study national economic problems such as unemployment, poverty, inequality of income, etc. Theory of growth, theory of business cycles, monetary and fiscal policies, etc. are beyond the limits of microeconomics. अगर अभी हम लोगों को नेशनल प्रॉब्लम्स है उनको डील हम कर सकते हैं यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स से, तो नहीं कर सकते क्योंकि ये नेशनल प्रॉब्लम्स है, ये एक एग्रीगेट प्रॉब्लम है, ऊपर की लेवल का प्रॉब्लम है. तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ये सब जो चीजें हैं हम उससे माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से इसको डील नहीं कर सकते. ये सब चीजें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिमिट के बाहर की है. ठीक है, तो हमें ये भी जानने की जरूरत है कि ये क्या नहीं कर सकता. अभी इसके बाद वाला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से मिनिमम हम लोगों को 5 से 6 पॉइंट तो याद रखने ही है क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं इसके एग्जाम में आने के. तो क्या है क्वेश्चन? फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो अगर समझो हम लोग को पूछ लिया एग्जाम में कि राइट फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, जो मीनिंग में हमने देखा था कि माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, स्मॉल पार्ट को पढ़ता है, इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इन चीजों को पढ़ता है और ये क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी है. फिर हम स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. तो फर्स्ट है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, study of the behavior of small individual economic units like individual firm, individual price, individual household, etc.
मतलब पहला ही पॉइंट उन्होंने वही बोला है कि ये इंडिविजुअल यूनिट्स को पड़ता है कि एक यूनिट का क्या बिहेवियर है, एक फर्म कैसे काम करती है, एक इंडिविजुअल गुड कमोडिटी की प्राइस कैसे डिटरमाइन हो रही है, एक हाउस होल्ड कैसे चलता है, एक घर कैसे चलता है, तो ये क्या करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स को पड़ता है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज प्राइस थियोरी. Microeconomics deals with determination of the price of goods and services as well as factors of production. यही जो हमने ऊपर देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस है उसी के साथ साथ वो बनाने में जो लगने वाले फैक्टर्स हैं उनकी प्राइस को डिटरमाइन करता है. इसलिए इसको क्या बोला गया है, प्राइस थियोरी बोला गया है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या है, तो इट इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स. Microeconomic analysis deals with partial equilibrium. Partial equilibrium which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industry, etc. It isolates an individual unit from other forces and studies its equilibrium independently. Partial equilibrium क्या है, तो ये partial हो जाता है, ये partiality करता है. कैसे करता है, तो ये एक यूनिट को, इकोनॉमी के एक यूनिट को बाहर निकाल के अकेले उसको सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देके वो पढ़ने की कोशिश करता है, उसको समझने की कोशिश करता है. तो कोई अगर समझो हम इंडिविजुअल यूनिट को, कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसको आइसोलेट करेंगे पूरे नेशनल इकोनॉमी से, सब जगह से, और सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देकर उसको समझने की कोशिश करेंगे. फिर नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस. माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशन. माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे तो वी ऑब्जर्व दैट इकोनॉमिक्स में बहुत चीजों को अज्यूम किया जाता है कि अगर हम लोग अज्यूम नहीं करेंगे तो हमारे वो जो लॉज है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते. तो दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस, दैट इज वी अज्यूम दैट सम थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, some things remain the same. We assume that okay, if I want to know the demand of a particular market, I'll assume कि prices same ही रहेगी. एक हफ्ते के लिए अगर मुझे ऑब्जर्व करना है मार्केट को, तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि पूरे एक हफ्ते के लिए मार्केट में सब चीजों की प्राइसेस सेम है. तो ऐसे ही एग्जाम्पल था, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि कुछ चीजें कांस्टेंट रहेगी. बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस. Microeconomics begins with the fundamental assumption, other things remaining constant. अभी other things remaining constant क्या है ना, ये हम लोग जब थर्ड चैप्टर करेंगे ना तब आपको याद आएगा, समझ में आएगा कि ये other things remaining constant का मतलब क्या है. Such as perfect competition, laissez-faire policy, pure capitalism, pure full employment, etc. These assumptions make the analysis simple. मतलब जब हम लोग कुछ चीजों को माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस करते हैं तब ऐसे अज्यूम करते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, सबको नौकरी है, पूरे प्योर कैपिटलिज्म है, लेजे फेयर पॉलिसी है कि गवर्नमेंट कम इंटरवेंशन कर रहा है. ये चीजें है नहीं, पर हम अज्यूम करेंगे क्योंकि हमें पढ़ना है, उसको समझने के लिए कुछ चीजों को हमें अज्यूम करना जरूरी है. ठीक है, तो ये बेस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फीचर्स है उसमें ये फोर्थ पॉइंट है, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस. फर्स्ट देखा हमने स्टडी ऑफ इंडिविजुअल. दीदी, हाँ बोलो. आपने जब रिकॉर्डिंग डाली है ना, हाँ, उसके बाद फिर हम उसको मैं एक बार और अच्छे से सुनूंगा, फिर इसके बाद हम रिकॉर्डिंग वो करेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर करेंगे. हाँ चलिएगा, क्वेश्चन आंसर अभी नहीं करेंगे, आप एक बार सुन लेना उसको फिर करेंगे. या तो अभी हमने देखा फीचर्स में स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, प्राइस थियरी, पार्शियल इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस. Now fifth point is slicing method. Sixth is use of marginalism principle. Seventh is analysis of market structure and eighth is limited scope. तो अभी हमारा फिफ्थ पॉइंट है स्लाइसिंग मेथड. तो वर्ड स्लाइसिंग से ही हमें याद आ जाता है कि एग्जाम में अगर फीचर्स पूछते हैं तो ये कुछ चीजें हैं सिंपल ये हमें याद रखनी है. कि समझो पार्शियल इक्विलिब्रियम का एक्सप्लेनेशन लंबा है, नहीं लिखने हो रहा है, तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स लिख सकते हैं, प्राइस थियरी लिख सकते हैं. फिर ऐसी ये स्लाइसिंग मेथड है, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है. स्लाइसिंग वर्ड से हमें याद आ जाता है कि स्लाइस करना है, हमें उसको तोड़ना है, उसको स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है. किसको, तो होल इकोनॉमी को स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स में. और फिर ये एक एक यूनिट को वी आर गोइंग टू स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल. फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. तो ये क्या कर रहे हैं, हम स्लाइस कर रहे हैं और उसको एक एक पार्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. तो दिस वाज स्लाइसिंग मेथड. नेक्स्ट इज यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. The concept of marginalism is the key tool of microeconomic analysis. The term marginal means change brought in
ब्रॉट इन टोटल मतलब टोटल में क्या चेंज आता है बाय एन एडिशनल यूनिट। अगर टोटल में कोई चीज को सेल करने जा रही हूँ, 10 पेन्स को सेल करने जा रही हूँ, तो अगर मैं 11th पेन को ऐड करूंगी, एक एक्स्ट्रा पेन को ऐड करने की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं प्राइस में। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक इकोनॉमिक डिसीजंस यूजिंग दिस प्रिंसिपल कि वो एक एक्स्ट्रा यूनिट से कुछ फर्क पड़ता है क्या। तो जो इकोनॉमिक प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोच कर डिसीजंस लेते हैं अपनी। ठीक है, नेक्स्ट है एनालिसिस वाज स्लाइसिंग मेथड। नेक्स्ट इज यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। The concept of marginalism is the key tool of microeconomic analysis. The term marginal means change brought in total मतलब टोटल में क्या चेंज आता है बाय एन एडिशनल यूनिट। अगर टोटल में कोई चीज को सेल करने जा रही हूँ, 10 पेन्स को सेल करने जा रही हूँ, तो अगर मैं 11th पेन को ऐड करूंगी, एक एक्स्ट्रा पेन को ऐड करने की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं प्राइस में। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक इकोनॉमिक डिसीजंस यूजिंग दिस प्रिंसिपल कि वो एक एक्स्ट्रा यूनिट से कुछ फर्क पड़ता है क्या। तो जो इकोनॉमिक प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोच कर डिसीजंस लेते हैं अपनी। ठीक है, नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। Microeconomic analyzes different market structures such as perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly, etc. मतलब ये क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करता है। ये कैसे टाइप का मार्केट है, ये परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोली है जहां पर सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर है जिसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, ये क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि ये कैसा मार्केट है। 8th पॉइंट है लिमिटेड स्कोप। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड। लिमिटेड क्योंकि हमें तो पता चल ही रहा है स्टार्टिंग से कि हम बहुत ही छोटे छोटे एक पार्ट को पढ़ रहे हैं। The scope of microeconomics is limited to only individual units. It does not deal with the nationwide economic problems such as inflation, deflation, balance of payments, poverty, unemployment, population, economic growth, etc. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक एक इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा स्कोप बहुत लिमिटेड है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, नेशनल जो प्रॉब्लम्स है, वी आर नॉट ट्राइंग टू गेट टू अ सोल्यूशन टू अ नेशनल प्रॉब्लम्स बिकॉज वी आर डीलिंग ओनली विद स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स। So here we end the features of microeconomics. First one was study of individual units. Second was price theory, that is we determine the prices. Third was partial equilibrium, that we become partial. We isolate one unit from the whole economy and we try to study that in detail. Next was based on certain assumptions, that whenever we study microeconomics, we have to make some assumptions that other things remaining constant. As I gave you the example before, you'll come to know more in the later chapters. So this was based on certain assumptions. Fifth is slicing method, that is we divide, we split, we break the economy into parts and then study each unit individually in detail. Next was use of marginalism principle, that is what change is bought in the total if I add one additional unit to my total number of commodities. So because of that, producers and consumers are able to make decisions in their economic decisions. So they are it helps them in making decisions. So in this way, marginalism principle is used. 7th point was analysis of market structure, that when we study microeconomics, we come to know what kind of market is existing. Is it a perfect competition, a monopoly, or etc. etc. Next was limited scope, that since we are studying individual units or individual firms, our scope is very limited. We cannot find solutions to national problems like unemployment, balance of payments, deflation, inflation, and economic growth, etc. Okay, so here we end features of microeconomics. Moving on to importance of microeconomics. आगे बढ़ने से पहले आपको फीचर्स में कोई डाउट है? तो आप पूछ सकते हैं फिर अभी। ओके, तो हम हेलो, हाँ बोलो। हाँ दीदी, नहीं कुछ पूछना नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर हम लोग मैं सब रिकॉर्डिंग वगैरह सुनने के बाद मुझे एकदम अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि अभी थोड़ा हाँ हाँ चलेगा चलेगा। हाँ, तो मैं कंटिन्यूअसली सिखाते जाऊँ ना?
आपको जब होगा कोई डाउट तो आप अनम्यूट करके फिर पूछ लेना। ठीक है, अब हम लोग आगे का देखते हैं। Yes. Importance of microeconomics. Now, what is the importance? First is price determination. Microeconomics explains. What does it explain? How the prices of different products and various factors of production are determined. हमने पहले भी देखा कि जो प्रोडक्ट्स है उसकी प्राइस को कैसे डिटरमाइन करना है, वो प्रोडक्ट्स को बनाने में लगने वाले फैक्टर्स को कैसे प्राइस उसकी डिटरमाइन करनी है. तो प्राइस डिटर्मिनेशन इज वो फर्स्ट इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी. Microeconomics helps in understanding the working of a free market economy. A free market economy is that economy where the economic decisions regarding production of goods, such as what to produce, how much to produce, how to produce, etc., are taken at individual levels. So, in free market, माइक्रोइकोनॉमिक्स इज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड कि कितना प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है और फिर उसको एलोकेट कैसे करना है. तो ये चीजों के क्वेश्चंस को हम लोगों को माइक्रोइकोनॉमिक्स आंसर ढूंढने में मदद करता है. देयर इज नो इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी, दैट इज फ्री मार्केट. तो इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है. Next is foreign trade. First was price determination, second was free market economy. Now third is foreign trade. Microeconomics helps in explaining various aspects of foreign trade like effects of tariff on a particular commodity, determination of currency exchange rates of any two countries, gains from international trade gains from international trade to a particular country, etc. सो फॉरेन ट्रेड में हमें कैसे हेल्प होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की? तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है कि अगर हम लोग कोई टैरिफ मतलब क्या, तो हम लोग जो टैक्स लगाएंगे किसी एक कमोडिटी पे कितना टैक्स लगाना है, करेंसी एक्सचेंज रेट्स का कैसे डिटर्मिनेशन करना है, हमें इंटरनेशनल ट्रेड से कैसे गेन्स मिल सकती है कोई एक पर्टिकुलर कंट्री से. तो हमें फॉरेन ट्रेड में इसकी ऐसे मदद होती है. फोर्थ है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या करता है? तो माइक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? तो मॉडल्स को बिल्ड करता है अलग अलग कि अगर इकोनॉमी में ऐसा होता है तो ऐसे ऐसे हो सकता है. तो कुछ अज्यूम करके वो एक मॉडल्स बिल्ड करता है जिसकी वजह से हमें अलग अलग इकोनॉमिक सिचुएशंस जो होती है, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस जो होती है, वो समझने में मदद होती है. इट हैज मेड अ वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स बाय डेवलपिंग वेरियस टर्म्स. मतलब ये इकोनॉमिक मॉडल्स बनाना मतलब क्या? तो अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग टर्म्स बनाना, टर्मिनोलॉजीज बनाना, टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सेट्रा. इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ड यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स. तो ये मॉडल्स को कैसे बनाते हैं? तो हम इकोनॉमी के अलग अलग वेरिएबल्स को यूज करते हैं. जैसे कंज्यूमर एक वेरिएबल है, प्रोड्यूसर एक वेरिएबल है. तो इन चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इकोनॉमिक मॉडल बिल्ड करता है जिसकी हमें पढ़ने में मदद होती है. आगे है बिजनेस डिसीजंस. तो अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेस डिसीजंस में भी मदद कर रहा है. कैसे कर रहा है? तो माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर व्हाट? फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस. मतलब बिजनेस डिसीजंस हम लोग को कैसे लेनी है किसी बिजनेसमैन को, तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है. तो ये डिसीजन किस चीज से रिलेटेड हो सकती है? तो दीज आर रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड्स. फिर से हम लोग आ गए यहाँ पर प्राइस थियरी पे कि गुड्स को कैसे प्राइस करना है, कितनी प्राइस लगानी है उस पे. मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट, कि हम लोग को आउटपुट कितना कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट कैसे हमें हो सकता है, एक्सेट्रा. ये चीजों की वजह से बिजनेस डिसीजन में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है. Further on, it is also useful to government. How is it useful to government? Sixth point is useful to government. It is useful to government in framing economic policies. तो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में मदद करता है. कैसे? तो जैसे टैक्सेशन पॉलिसी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, प्राइस पॉलिसी है, एक्सेट्रा. These policies help the government to attain its goals of efficient allocation of resources and promoting economic welfare of the सोसाइटी. तो इससे क्या होता है? गवर्नमेंट को समझ में आता है कि हमें कैसे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है, टैक्सेशन कैसे करना है, टैक्स कितना लगाना है, फिर रिसोर्सेस अच्छे से एलोकेट हो रहे हैं या नहीं, लोगों का वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है या नहीं सोसाइटी का, वो जानने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट. Seventh point is basis of welfare economics. Microeconomics explains how best results can be obtained through optimum utilization of resources and its best allocation.
It also studies how taxes affect social welfare. तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स मतलब क्या, हमें ये कैसे हेल्प कर रहा है, इसमें इसका इम्पोर्टेंस यहाँ पर कैसे है। तो हमें अवेलेबल रिसोर्सेज को उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब सही उसको तरीके से यूज करके हम लोग बेस्ट एलोकेट कैसे कर सकते हैं, उसमें से मैक्सिमाइज हम लोग अपना प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं और वो सही जगह पर एलोकेट कैसे कर सकते हैं, वेस्ट नहीं करना है हमें कुछ। तो इट ऑल्सो स्टडीज हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर में टैक्स का कैसे फर्क पड़ता है। तो ये सब जो चीजें हैं वेलफेयर से रिलेटेड है, लोगों के सोसाइटी के वेलफेयर से रिलेटेड चीजें हैं, ये भी हमें समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। So here we end the topic of microeconomics. We have seen the importance of microeconomics, which was price determination, free market economy, wherein we see that the government does not intervene and it helps us to answer questions like how much to produce, how to produce, etc. Foreign trade, it helps us in determining the tariffs and currency and profit in foreign trade, economic model building, business decisions, useful to government and basis of welfare economics. Now we move on to macroeconomics. एक मिनट, हाँ मैं आगे करती हूँ, एक मिनट। तो अभी तक हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा कि हम इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ रहे हैं, एक एक यूनिट को पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमी की। तो अभी हम लोग देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है। तो एक मिनट, हाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। तो अभी जो भी क्वेश्चन अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आता है, अभी मैं मैक्रो वर्ड यूज करूंगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके मीनिंग में हम लोगों को मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके इंट्रोडक्शन में हमें उसका मीनिंग लिखना है। तो इसमें जैसे उन्होंने बताया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which analyzes the entire economy। ये क्या करता है, इंडिविजुअल यूनिट नहीं, ये एंटायर इकोनॉमी को एनालाइज करता है, पढ़ता है, समझता है। इट डील्स विद टोटल एम्प्लॉयमेंट। पहले हम देख रहे थे इंडिविजुअल, पर यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इट डील्स विद टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट्स, inflation, trade cycle, business fluctuations, etc. Thus, macroeconomics is the study of aggregates, मतलब overall study। तो macroeconomics में डिफरेंस ये है कि ये क्या करता है, एंटायर इकोनॉमी को पढ़ता है, ये टोटल चीजों को देखता है, ये नेशनल लेवल की चीजों को देखता है, एंड thus it is a study of aggregates. Now definitions of macroeconomics. हाँ बोलो। नो कुछ भी नहीं। हाँ ठीक। तो डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ कितना पेज हुआ? हाँ बोलो। कितना पेज हुआ? अभी ना हमारा 3 पेजेस कंप्लीट हो गए हैं, अब हम 4th पेज पर है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो 4th पेज करके हम ब्रेक करेंगे क्योंकि इतना अगर एक साथ करेंगे तो एक्चुअली मुझे वही लग रहा था कि हम लोग सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आज। चलेगा यस क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में तब तक हम ये इसको रिवीजन करते रहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन आंसर करके आगे जाएंगे। ठीक है चलेगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू कर देंगे। यस या ठीक है बिकॉज समझने के ऊपर है ना, अगर ऐसा फटाफट करते जाएंगे तो समझेगा नहीं। सेजल मैम को बोला था कि ऐसे फटाफट करना सही नहीं रहेगा, पर फिर उन्होंने बोला कि ट्राई करो एक लेक्चर में एक चैप्टर खत्म करने की कोशिश करो। नहीं दीदी, कभी अगर एक लेक्चर में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हमें हमारा पूरा साल पड़ा है। वो तो है मतलब हमारे इसके लिए वरीड है कि हमारा पोर्शन हो जाए सही टाइम पे और हमारा वो ठीक है, लेकिन अभी हमारा साइकोलॉजी का था ना, वो 2 लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें कितना पेज है दीदी? इसमें ना 6 पेजेस है। हाँ तो उसमें मालूम है कितना था? उसमें आई थिंक 12 पेजेस थे। तो हम 2 लेक्चर में कंप्लीट किए, ये भी हम 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। हाँ ये भी आराम से हो जाएगा। जैसे मैं अपनी दूसरी स्टूडेंट को भी पढ़ाती हूँ ना, वो दूसरे कॉलेज की है, तो हम लोग ऐसे आराम से एक इसको ही कंप्लीट करते चल रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अभी क्योंकि कॉलेज में भी ना 40 मिनट का लेक्चर, कॉलेज में 40 मिनट का लेक्चर में मोस्टली 20 मिनट पढ़ाते हैं और 20 मिनट तो इधर उधर करके निकल जाता है। अच्छा फिर कोई बात नहीं, हमारा हो जाएगा। हाँ तो जैसे अभी ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद यूटिलिटी एनालिसिस जो है तो उसको भी हम आराम से डिवाइड कर करके पढ़ेंगे, क्योंकि फिर उसमें ये आगे के 2-3 चैप्टर्स में लॉज है,
तो वो थोड़ा समझने के लिए हम लोगों को लगेगा टाइम, तो हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को ही करेंगे ना नेक्स्ट क्लास। चलेगा, जैसे आपको मतलब अगर बीच में आप फ्री हो तो मैं भी फ्री हूँ, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं है तो फ्राइडे चलेगा, मैं ना मैसेज कर दूंगी आपको उस हिसाब से, जब मैं फ्री रहूंगी तो हम लोग ओके चलेगा, कर लेंगे नेक्स्ट, ठीक है। हाँ हाँ थैंक यू। हाँ हाँ, कोई डाउट होगा तो फिर मुझे मैसेज कर देना, फिर हम लोग मैं जरूर यार, श्योर। चलो बाय। थैंक यू, बाय बाय। वेलकम, बाय, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।